कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आएगा अपना? पहला पॉइंट क्या था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में? तीन चीजें थी ना, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज होती क्या है? सर जो मटेरियल हम परचेज करते हैं उसको करने में कितना खर्चा हमारा लग रहा है। वैसे अगर कोई हम चीज़ परचेज करते हैं उसको परचेज करने में कौन कौन से खर्चे लगते हैं? फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन लगता है, लेबर, आपका कहना है इंस्टॉलेशन होती है कभी कभार, ठीक है, और हाँ जी ब्रोकरेज लग जाता है, और कमीशन, हाँ कमीशन ब्रोकरेज हो गया, और हाँ ठीक है, अब धुआं फिर आगे किसी कह रहे हो, और मेन तो परचेज प्राइस कि जो चीज़ परचेज की वही लगी है ना। साथ में कभी कभार कुछ ड्यूटीज और टैक्सेस भी लगते हैं परचेज करने पर। जैसे कोई टैक्सेस के एग्जांपल दे सकते हो आप? जो जीएसटी हमारा वो किस पे लगता है, मतलब परचेज पे लगता है, बट एक बिजनेसमैन को उसका क्रेडिट मिल जाता है, मतलब जब वो परचेज किए हुए को बाद में फर्दर सेल करता है हाई प्राइस पे, तो परचेज करने पर जितना उसने टैक्स पे किया है उतना उसको रिडक्शन मिल जाएगी, मतलब उसको क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। तो क्या ये मेरे लिए कॉस्ट है? जो जीएसटी है एक बिजनेसमैन के लिए क्या कॉस्ट का पार्ट बनती है? मतलब आज मैंने 100 रुपए की चीज 118 में परचेज की, बाद में उसको 120 का बेच दिया, 120 के ऊपर जो जीएसटी बनता था वो मैंने कस्टमर से वसूल लिया, और जो मैंने परचेज पे जीएसटी पे किया था उसका मैंने क्रेडिट ले लिया, मतलब उसका इनपुट ले लिया मैंने। 120 रुपए की जो जीएसटी की लायबिलिटी उसमें से माइनस करके बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो क्या परचेज पे जो जीएसटी पे किया वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। और कोई ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कह लो, कस्टम ड्यूटी कह लो। कस्टम ड्यूटी हमारा नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब जब भी हम इंपोर्ट करते हैं दो तरह की ड्यूटी लगती है, एक होता है हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी और एक होता है हमारा जीएसटी, मतलब उसमें भी दो ड्यूटी लगती है। जीएसटी का मुझे क्रेडिट मिल जाता है और कस्टम ड्यूटी का हमें क्रेडिट नहीं मिलता। लाइक सपोज अगर 100 रुपये की चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर 10% गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो आज के टाइम पे मुझे परचेज करने पर कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ी? 10 रुपये। क्या ये 10 रुपये कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? अपन तो ये कहेंगे ना भाई हमने जो सामान लिया है इसकी ड्यूटी अपने को लग के 110 की पड़ी है। लेट सपोज यहाँ पर एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर इसको इन्वेंट्री मंगवानी है और ये इन्वेंट्री मंगवा रहा है चाइना से, काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं चाइना के। तो ये बताओ जो चाइना की इन्वेंट्री वो इंडिया में कहाँ पे आएगी? इंपोर्ट होके कहाँ पे आएगी? पोर्ट पे। पोर्ट कहाँ पर है नियर बाय? क्या हरियाणा में कोई पोर्ट है? एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, और कोई किस स्टेट में है नियर बाय पोर्ट? हाँ गुजरात में एक पोर्ट है मुंद्रा, ठीक है। तो चाइना से शिपमेंट निकली, सबसे पहले चाइना वाले ने क्या किया, अपने परचेज प्राइस लगा दिया, है ना। उसके बाद ये ओशियन से आ रहा सामान, तो एक मेरा ओशियन फ्रेट लग गया। ओशियन फ्रेट के बाद यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लग गई प्लस जीएसटी भी लगा, लेकिन जीएसटी क्योंकि मेरा खर्चा नहीं, मेरी कॉस्ट नहीं है, तो इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये बताओ मेरी फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? गुड़गांव में, और मेरा सामान पड़ा है मुंद्रा में। तो क्या यहाँ से यहाँ तक लाने पर मुझे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा मेरा खर्चा लगा होगा, जब चाइना में मैंने परचेज किया होगा तो मैंने किसी को बीच में इंटरमीडिएट को रखा होगा, तो उसने क्या किया होगा, ब्रोकरेज ली होगी। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि सिर्फ परचेज प्राइस ही मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज है? इसके साथ साथ क्या क्या चीजें इंटरलिंकेज हुई? परचेज प्राइस, ब्रोकरेज, ओशियन फ्रेट, कस्टम ड्यूटी और ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जाके फैक्ट्री में सामान आया। इंस्टॉलेशन ज़्यादातर मशीनरी का होता है, क्योंकि इन्वेंट्री कोई क्यों इंस्टॉल करेगा, समझ रहे हो आप। इन्वेंट्री तो यूजुअली लोग कंज्यूम करते हैं ताकि उसका फिनिश गुड बना सके, बट फिर भी किसी जगह पे इंस्टॉलेशन नाम की चीज़ है तो भी आप ऐड कर देना। क्लियर है इतना? यहाँ तक बताओ, इस डायग्राम में कुछ समझ भी नहीं आया तो? ये आप रफ स्केच बना लो एक बार कॉपी में।
इस डायग्राम में कोई डाउट किसी को? हाँ जी। सर जब चाइना से गया तो उसमें बीच में क्या लिखा था? चाइना से यहाँ पे ये वाला ओशन फ्रेट। उसका मतलब क्या होता है? ओशन फ्रेट का मतलब होता है जैसे समुद्र के रास्ते से सामान आता है तो शिप में आता है, तो चाइना के वहाँ पे जो पोर्ट था, लेट्स सपोज चाइना का भी शंघाई पोर्ट है, शंघाई पोर्ट से जो इंडिया का मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, वहाँ तक लाने में जो ओशियन फ्रेट है, मतलब एक तरह से जो शिप में सामान आया वो भी तो पैसे लेगा ना, तो वो ओशियन फ्रेट होता है। ठीक है, इसमें पता क्या होता है, ओशन फ्रेट के साथ इंश्योरेंस भी होता है। लेट्स सपोज कहलाते वक्त शिप डूब गई तो वो सामान प्रोटेक्ट हो जाता है अपना, ठीक है, वो भी यूजली हमारी कॉस्ट का पार्ट होता है। इंश्योरेंस भी लिख लेना, ठीक है। स्टार्ट करें, नोट करो इसमें। सबसे पहले आएगा मेरा परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अगर कुछ मिला तो उसको आप लेस कर दोगे, कैश डिस्काउंट को नहीं करना, क्योंकि कैश डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, वो एक तरह की फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है कि जो पेमेंट क्रेडिट पीरियड था 3 महीने बाद ना देकर मैं आज पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड है मेरा ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। एक बार कोई बोल के देगा, फैन ऑफ कर देंगे। आप में से कोई बोल कर दो वहाँ पर कुलदीप भैया को केवल फैन ऑफ कर देंगे, मुझे पता नहीं स्विच कौन सा है। हाँ जी, वह बंद कर। इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल वहाँ कौन करता है, यहाँ कॉफ करता है स्ट्रेट जो इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल they will not form part of cost। अगर मेरे टैक्सेस रिफंडेबल नहीं चल गए तो मेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। थर्ड लिखो, ऑल डायरेक्टली attributable expenses such as freight inward, handling, insurance on purchase, brokerage / commission on purchase, etc। क्लियर है? तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जो रिफंडेबल नहीं हो सकते। थर्ड है मेरे डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसको हम डायरेक्टली अलोकेट कर सके टू ऑर्डर परचेजेस। जैसे अगर फ्रेट लगा है, मुझे पता है भाई इस परचेज के ऊपर मेरा फ्रेट लगा हुआ है, तो सारे खर्चे मेरे कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट बन जाएंगे।
जैसे फ्रेट इनवर्ट, हैंडलिंग, इंश्योरेंस ऑन परचेज, ब्रोकरेज एक्सेट्रा। अगले कुछ में बट ट्रेड डिस्काउंट, rebate, duty drawbacks, and other similar item are deducted in determining the cost of purchase। मतलब क्या क्या माइनस करना है अपने को, ट्रेड डिस्काउंट मिला है, रिबेट मिला है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है या कोई और सिमिलर आइटम है तो वो अपने माइनस होंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होती है, लिख ले इतना। जैसे इंडिया में हम इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हम पे क्या लगाती है, ड्यूटी लगाती है, कस्टम ड्यूटी। वैसे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है काम करो, जो ड्यूटी हमने आपसे वसूली है उसका ड्रॉबैक ले लो, पूरा पैसा वापस। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट को कम से कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अभी आपको पता होगा रिसेंटली लास्ट ईयर काफ़ी सारे मसले हुए थे इसी बात पे, यूएस में ड्यूटीज़ बढ़ा रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो वो अपने यहाँ के इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मतलब ट्रम्प वगैरह जो भी है कि हम यहाँ पे इंपोर्ट ना करें, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बिकॉज उन्होंने पूरी इकोनॉमिक्स देखी नहीं अपनी। क्लियर इतना? तो जब भी एक कंट्री में एक्सपोर्ट होता है तो इसका मतलब है कि फॉरेन करेंसी उस कंट्री में आती है, उनका अमाउंट स्ट्रेंथन होता है और साथ में रिजर्व्स बढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। तो यहाँ पर क्या करते हो गवर्नमेंट, जो ड्यूटीज़ है इसे कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी, जो आपने पे की है इसका ड्रॉबैक मिल जाता है, पूरा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट में ऐड किया था, जब ड्रॉबैक आ रहा है तो उसको हम माइनस करेंगे। क्लियर है इतना? कोई डाउट? रिवाइज कर ले एक बार। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक इंडिया में आने वाले कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, मतलब जो भी कस्टम ड्यूटी होती है उसका रिफंड होता है जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है? कॉस्ट ऑफ परचेज में तीन चीजें आती है। नंबर 1 परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड पॉइंट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस मतलब कौन से? कस्टम ड्यूटी हो गई। ठीक है? ऐसे टैक्सेस जो रिफंडेबल है। क्या जीएसटी हमारा नॉन रिफंडेबल है? वो रिफंडेबल है। ठीक है? थर्ड क्या था हमारा? ऑल डायरेक्टली अकाउंटेबल एक्सपेंसेस सच एज, नंबर 1 फ्रेट इनवर्ट, सेकंड कौन सा? थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ ब्रोकरेज और कमीशन ऑन परचेज। यहाँ तक बताओ कोई डाउट? एक एग्जांपल करें। एग्जाम्पल नंबर 2, Mr. A import raw material for production of rupees 10 lakhs and paid custom duty at the rate 10% and GST at the rate 18% on assessable value. Compute
कॉस्ट ऑफ परचेज, इसमें अपने को कॉस्ट ऑफ परचेज निकालनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज में, परचेज प्राइस अपन ने कितने परचेज किया, 10 लाख में। अब इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितनी लगी, क्या कस्टम ड्यूटी अपन ऐड कर दें इस पे, ठीक है, कितने परसेंट है, कितना आएगा 1 लाख। जो जीएसटी कंप्यूट होता है वो आपकी परचेज प्राइस पे नहीं होता, वो आपकी असेसेबल वैल्यू पे होता है। असेसेबल वैल्यू मतलब परचेज प्राइस प्लस में कस्टम ड्यूटी, ठीक है, मतलब अभी काम का नहीं बट वैसे बताने के लिए। तो हमारी असेसेबल वैल्यू कितनी हुई, जीएसटी किस पे चार्ज करो, 10 लाख पे 11 लाख पे, प्लस आईजीएसटी @18%, कितना आएगा 1,98,000, अच्छा 98,000 कर देते, ठीक है। टोटल अपने को कितने का पड़ा, कितना अमाउंट पे करना है, 12,98,000, ठीक है, टोटल अमाउंट पेएबल। ये बताओ क्या ये 1 लाख रुपए हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्या ये 1,98,000 रुपये मतलब 1,98,000 ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रिफंडेबल टैक्सेस है, ठीक है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट, तो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज क्या हो जाएगी, $10 लाख प्लस में 1 लाख, कितनी होगी टोटल 11 लाख। यहाँ तक तो कोई डाउट, आगे करें। बी पॉइंट क्या था अपना, कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये बताओ कन्वर्जन में कौन कौन से खर्चे लगते हैं, क्या किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ परचेज करते हैं उसको कन्वर्ट भी करते हैं, अब कन्वर्ट करने पर कौन कौन से खर्चे होते हैं, लेबर कॉस्ट और मशीन तो यार फिक्स एसेट होगी ना, कॉस्ट बताओ, मशीन वैसे खरीदते हैं तो ये ना, मशीन पे क्या चार्ज करते हो आप, रिपेयर मेंटेनेंस और हाँ लेबर कॉस्ट हो चुका अपना, ठीक है, उसके बाद बताओ किसी फैक्ट्री की विजिट किया आपने, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा हो, हाँ जी, पैकेजिंग खर्चा हो, सबसे पहले लेबर कॉस्ट लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, किन लगेगी, बिजली का खर्चा हो गया होगा, पावर एंड फ्यूल, उसके अलावा कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लगेंगे अपने, जैसे हमारे डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी के ऊपर, या फिर हमने कोई और स्पेसिफिक फिक्स ओवरहेड्स इनकर कर रखे हैं जो मेरी डायरेक्टली उस कन्वर्जन से रिलेटेड है, क्लियर है। कई बार जॉब वर्क करवाना पड़ जाता है, जॉब वर्क समझ में आता है क्या होता है, फैक्ट्री का रेंट हो गया और रेंट भी हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गया, क्लियर इतना। तो ये सारे खर्चे हमारे किस में आते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में, ठीक है। अब समझना ये मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है।
यहाँ पर मेरा रॉ मटेरियल आएगा और ये मेरा फिनिश गुड्स बन रहा है, ठीक है। एफजी बनने में अपने कौन कौन से खर्चे लग रहे हैं? लेबर का लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी, सर रेंट, हाँ लिख रहा हूँ, रेंट का खर्चा हो गया, और पैकेजिंग हमारा नहीं रॉ मटेरियल का पार्ट बन गया, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल के साथ साथ पैकेजिंग गुड्स होगा ना, या फिर पैकिंग लिख लो इसमें, ठीक है। पैकिंग में हो गया हमारे जैसे होती है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, कई बार कोरोगेटेड बॉक्सेस वगैरह लगते हैं, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अभी बता लेबर का खर्चा जो इनकर हो रहा है हम उसमें ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा हमारा? वेरिएबल ओवरहेड से जितनी बिजली चलेगी उतना ऐड हो जाएगा, इससे हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। क्या कहते हैं हम इसको? ऐसे ओवरहेड जो वेरिएबल नेचर के हैं, जितनी प्रोडक्शन होगी उतना खर्चा होगा। लेट्स सपोज कंपनी बंद होगी, कोविड के टाइम पे कंपनी बंद हो गई थी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया था? उस टाइम पे नहीं आया था। रेंट, ये क्या वेरिएबल ओवरहेड्स है, रेंट हमें उतना पे करना है जितनी मेरी प्रोडक्शन होगी, ऐसा किसी ना, ये मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स में आ जाता है, ठीक है। क्लियर इतना? ऐसी पैकेजिंग मेरा वेरिएबल ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा, और डेप्रिसिएशन मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे कंज्यूम करते हैं, कभी प्रोडक्शन यूनिट में बहुत कम लगता है, ठीक है। एक्सेट्रा, यहाँ तक बताओ कोई डाउट? सेमी वेरिएबल ही मान सकते हो, ठीक है। एक्सेट्रा मैं सब कवर होगा, बाकी इतना एक बार चार्ट बनाता हूँ। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप की काउंट होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मेरा फिक्स्ड जो आएगा ही आएगा, जैसे मीटर फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिर बाकी वेरिएबल होता है। तो फिक्स्ड वाले को फिक्स्ड में डाल दो, वेरिएबल का वेरिएबल डाल दो। मेजर कंपोनेंट तो वेरिएबल ही होता है ना। क्लियर इतना? और जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत माइनर होता है, 200 रुपये 500 रुपये। और कंपनीज में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें बिल आते हैं 1 महीने के 5 लाख 10 लाख 12 लाख, तो फिक्स्ड पोर्शन अपने आप में काफ़ी एक छोटा क्वांटम होता है। नोट डाउन कर लिया इतना? सबसे पहले आएगा मेरा डायरेक्ट कॉस्ट। सच एज डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। सेकंड है अपना वेरिएबल ओवरहेड्स। इसमें क्या आ जाएगा अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जॉब वर्क भी आ जाएगा इसमें। थर्ड है अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स। एग्जाम्पल फैक्ट्री का रेंट हो गया। डन है? यहाँ तक बताओ कोई डाउट? जॉब वर्क क्या होती है? जैसे किसी ज्वेलरी की प्रोडक्शन करने वाले में आपने देखा होगा कि ज्वेलरी की वो जो नक्काशी करता है वो खुद नहीं करके बाहर उसकी लेबर वगैरह होती है। मतलब जैसे चांदनी चौक या किसी मार्केट में जाओगे ना, वो क्या करता है ज्वेलरी को उठाकर जॉब वर्कर को दे देता है, वो फिर क्या करता है उसको तराश के ठीक करके सेम टाइम पे इवनिंग तक दे जाता है। तो जॉब वर्क क्या होता है? ये एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस हो गई, फैक्ट्री हो गया जहाँ पे क्या होता है मेनली प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर ये जॉब वर्कर है। जॉब वर्कर क्या करता है?
ये फैक्ट्री ओनर के सामान के ऊपर सर्विसेज करता है, मतलब कोई ना कोई रिपेयरिंग हो गई, मोल्डिंग हो गई, नक्काशी करने का काम हो गया, वो करके फिर सामान को ये वापस देता है। तो ये सामान इसका तो है नहीं, ये दूसरे के सामान पर सिर्फ सर्विसिंग करता है। जैसे शूज़ में क्या होता है, शूज़ में एक अपर का एरिया होता है, जो जूते के अंदर एक तो नीचे होगी सोल अपनी, उसके ऊपर का अपर हो गया, अपर के ऊपर काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो खुद ना करके उसको जॉब वर्कर को दे देते हैं कि भाई स्पेसिफिक किसी जॉब वर्कर को अपनी फैक्ट्री में रखेंगे, उस तरह का डिज़ाइन मेरा साल में एक बार बनता है। तो कोई समझदारी तो है नहीं कि भाई 12 महीने किसी को बिठा के सर्विस के लेबर को पैसे दें, तो सोचा बाहर जॉब वर्कर को दे दो। तो ये जॉब वर्कर फ्री में तो करेगा नहीं, तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो होते हैं जॉब वर्क एक्सपेंसेस, दैट इज ऑल्सो अवर वेरिएबल ओवरहेड्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पार्ट बन जाता है। क्लियर इतना? यहाँ तक बताओ कोई डाउट? हमारे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में 3 चीजें कौन सी? नंबर 1 डायरेक्ट कॉस्ट सच एज डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नंबर 2 वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जॉब वर्क एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। नंबर 3 एग्जाम्पल फैक्ट्री करंट। यहाँ तक बताओ कोई डाउट? ठीक है, एग्जाम्पल और बढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप देख लेना। ठीक है, 3rd है अपना अदर कॉस्ट। क्या कन्वर्जन के अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं हमारे, मतलब परचेज कर लिया हमने, कन्वर्ट कर दिया, उसके अलावा क्या खर्चे बच जाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कौन से वाले? हाँ जी, पैकेजिंग हमारे कन्वर्जन का पार्ट हो जाते हैं, मतलब पैकिंग मटेरियल परचेज कर दिया आपने, उसको रैप कर दिया। हाँ, कमीशन परचेज पे दोगे या सेल पे दोगे, है ना? वो मेरे आउटवर्ड के खर्चे हैं। अभी अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसमें इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस अलग है, वेयर हाउसिंग हो गया, वेयर हाउसिंग के खर्चे को भी ऐड नहीं करते यूजली। एडवर्टीजमेंट भी हमारे डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की चीज़ चाहिए होती है, उसमें हमने डिज़ाइनिंग का खर्चा करवा दिया, समझ रहे हो? मतलब जो मेरा कॉमन डिज़ाइन है वो तो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले गए, लेकिन एक स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट मैंने ₹1,00,000 का करके डिज़ाइनिंग कॉस्ट इनकर किया, दैट इज समथिंग स्पेशल ओनली इनकर टू मेक आवर इन्वेंट्री इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कि उसको इतना प्यारा बनाने के लिए मैंने कोई खर्चा कर दिया जिससे मुझे बाद में पैसा मिलेगा। तो क्या आपको लगता है ये भी मेरी परचेज कॉस्ट का या इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? ये मेरे अदर कॉस्ट का पार्ट बनती है। बाकी जितने एग्जाम्पल आपने बोले वो सारे मेरे इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेंगे, वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, उसको भी नोट डाउन करेंगे, लिखो उसमें एक बार। These are included only to the extent that they are incurred in bringing the inventory to their present location and condition. Example: cost of designing for specific customer। ठीक है,
क्या ये जो डिज़ाइनिंग कॉस्ट है इसका बेनिफिट मैं किसी और कस्टमर के लिए ले सकता हूँ या फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है? नहीं आएगा। ये वन टाइम होता है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर दूंगा। क्लियर है इतना? तो ये कहाँ तक आएंगे? ओनली टू द एक्सटेंट दे आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। उसको उस हालात तक लाने के लिए, मतलब उसको उस तरीके से फिनिशिंग देने के लिए हमने ये खर्चे इनकर किए। क्लियर है इतना? तो अदर कॉस्ट कौन सी होती है हमारी? एक बार रीड करना सारे। These are included only to the extent that they are incurred in bringing the inventory to their present location and condition. Example, cost of design. एक नोट लिखो, स्टार मार्क कर लो। इंटरेस्ट एंड other borrowing cost are usually not included in the cost of inventory. ठीक है, जो हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है वो मेरी फाइनेंस कॉस्ट है, उसको आप इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे, मतलब एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा बट इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई डाउट? क्लियर है इतना? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तीन चीजें कौन कौन सी? नंबर वन, कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज में तीन चीजें, पहली परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, है ना, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे अपन, वो माइनस नहीं करेंगे, वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट। नंबर टू, ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नंबर थ्री, डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस सच एज फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस, कार्टेज एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, इन सबको क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। सेकंड था अपना कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में तीन चीजें, पहली डायरेक्ट कॉस्ट जैसे लेबर एक्सपेंसेस, नंबर सेकंड वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, पैकिंग, जॉब वर्क, नंबर थर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स में एग्जांपल फैक्ट्री रेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात की हमने अदर कॉस्ट के। अदर कॉस्ट में कौन से खर्चे आते हैं? जो स्पेसिफिकली किसी एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किए जाते हैं उसको हम इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हमने कोई डिजाइनिंग के खर्चे किए हैं, क्या फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट भी हम इन्वेंट्री में ऐड करेंगे? वो सीधे पीएनएल में चार्ज होगा। क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े, नोट करो इसमें डी पॉइंट, exclusion from the cost of inventory। ऐसे कौन से खर्चे जिसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते? नंबर वन, एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होती है? सोचा नहीं था, हो गया, है ना। जैसे आपके 12th का एग्जाम, मतलब इतने डिफिकल्ट आ जाएंगे, या अभी सी की पढ़ाई पता नहीं इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया। बहुत बार प्रोडक्शन प्रोसेस में भी होता है कि हम कोई चीज़ परचेज करते हैं 1000 यूनिट, और हमें पता है इस 1000 में से 5 यूनिट तो खराब निकलेगी, या 5% का मेरा डिफेक्ट आएगा। तो हमने पहले ही सोच रखा कि भाई 1000 यूनिट अगर परचेज करेंगे तो 5% मतलब 50 यूनिट खराब होगी, तो मेरे पास ठीक यूनिट कितनी आएगी? 950, ठीक है, 950। बट उस टाइम पे ये हुआ आपकी 900 यूनिट ठीक निकली, मतलब कितनी खराब निकली? 100 यूनिट खराब निकली। कितना सोचा था, कितना हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा 50 हुआ ना वो आपका अब नॉर्मल वेस्टेज है। मतलब इसमें आप किस अमाउंट को लोगे? 100 को लोगे या 50 को लोगे? कौन से वाले, पहले वाले दूसरे वाले? दूसरे वाले 50, ठीक है। तो अब नॉर्मल वेस्टेज क्या होते हैं?
ओवर एंड अबव नॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। इससे में तो कोई डाउट क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखो, स्टोरेज कॉस्ट। लिख लिया? स्टोरेज कॉस्ट हम कब इनकर करते हैं? जब मेरा जो प्रोडक्ट है वो फिनिश गुड्स बन चुका है, उसको मैं वेयर हाउसिंग में रखता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। तो इसको यूजुअली हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं करते। चीज़ बन चुकी ना, अब वेयर हाउसिंग में रख रहे हो, इतना ही है, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बट क्या कभी कभार किसी जगह ऐसा होता है कि स्टोरेज करना प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हो? मतलब चीज़ को बनाने के लिए मुझे स्टोर करनी ज़रूरी है। रॉ मटेरियल की स्टोरेज छोड़ो, वैसे बताओ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल की स्टोरेज, ना ही फिनिश गुड्स स्टोरेज, कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो WIP है उसके अंदर ही स्टोर करके रखना ज़रूरी है। हाँ, एग्जाम्पल शुगर केन, उसमें क्या होता है? जैसे वाइन जितनी पुरानी उतनी अच्छी है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, वाइन को एक प्रोडक्शन प्रोसेस में रखते हो कि जब उसको कन्वर्ट किया उसके बाद स्टोर करके रखना है। अचार हो गया आपके, है ना, अचार बनाने के लिए भी तो होता है ना, भी आपने अचार वगैरह डाल दिया, उसके बाद उसको 1 महीने तक स्टोर करके रखते हो, तो उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए स्टोर करना ज़रूरी था। अगर वो सिचुएशन है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना। समझ पाए दोनों का डिफरेंस? मेरे पास फिनिश गुड्स बना और मैंने स्टोर करके रख दिया, तो क्या उसको ऐड करना है? रॉ मटेरियल था, फालतू में मंगवा के रख दिया तो वो पड़ा है मेरे पास, क्या उस कॉस्ट को ऐड करना है? बट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो ज़रूरी था खर्चा करना, स्टोर करके रखना, प्रोडक्शन की ज़रूरत है। जैसे वाइन हो गया, अपना पिकल्स हो गया, तो क्या उसको ऐड करोगे? उसको ऐड करना है, ठीक है। लिखो इसको, अनलेस those costs are necessary in the production. Example, wines, pickles, etc. मतलब आपको अगर बनाना है, वाइन बनानी है, पिकल्स बनाने, तो स्टोरेज कॉस्ट तो करनी पड़ेगी, तब जाके वो बनेगा, तो उसको अपन ऐड कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये कौन से खर्चे होते हैं हमारे? ऑफिस के खर्चे हो गए, कोई अकाउंटेंट बिठा रखा है या कोई क्लर्क बैठा हुआ है, कोई एक डायरी चेकिंग वाला बैठा हुआ है, तो ये सारे ऑफिस के जो खर्चे ये अपन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब अगर इन्वेंट्री होना हो, ये खर्चे तो देने ही देने, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होते हैं। फोर्थ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो भी हमारे मार्केटिंग सेलिंग के खर्चे हैं वो भी अपने P&L में चार्ज होंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं होंगे। नोट डाउन कर लिया इतना? तो हमारे कौन से खर्चे ऐसे जो अपन ऐड नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? नंबर 1, क्या नॉर्मल वेस्टेज ऐड होगी? वो ऐड होगी। अब नॉर्मल वेस्टेज ऐड नहीं होगी, वो P&L में चार्ज होगी। नंबर 2, बट अगर स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन करने के लिए नेसेसरी है तो ऐड होगी, तो ऐड होगी। नंबर 3, मतलब कैसे खर्चे? जो ऑफिस वगैरह खर्चे। नंबर 4, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो अपन ने बेचने में खर्चे करते हैं। सॉरी, आफ्टर सेल सर्विस वाले एक्सपेंसेस भी हमारे प्रॉफिट लॉस में चार्ज होती है। मतलब वो मेरी इन्वेंट्री बनाने में तो आई नहीं ना। मतलब जैसे RO वाला है, RO बेच के चला गया, साथ में वारंटी चिपका गया, है ना, तो जो वारंटी का खर्चा हो तो बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज है, तो P&L में चार्ज होगा। मतलब बनाने में, RO को बनाने में उस खर्चे का क्या लेना देना, सोचो।
बनाने में, तो उसको रखने का खर्चा भी मेरा कोई फायदेमंद नहीं है, उसको भी मैं ऐड करूँ। क्लियर इतना? डी पॉइंट में कोई डाउट? आगे लिखो 6 पॉइंट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV। हमने जो NRV पढ़ी थी वो सिर्फ NRV ऑफ WIP पढ़ी थी, बट क्या फिनिश गुड्स के NRV और रॉ मटेरियल के NRV भी हो सकती है ना? इसमें लिखो सबसे पहले फिनिश गुड्स, देन WIP, देन रॉ मटेरियल। शॉर्टकट ठीक है ना, FG WIP वगैरह। ए पॉइंट नोट करो, NRV ऑफ फिनिश गुड्स। ये कैसे कंप्यूट करोगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस में एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक दी सेल। मतलब जो सेलिंग प्राइस थी उसमें से जो ब्रोकरेज कमीशन हमने दी वो माइनस करके क्या आ जाएगा मेरे पास? NRV आ जाएगी फिनिश गुड्स की। डन है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वो इसमें नहीं आएगा, मतलब वो बेचने पर जो डायरेक्टली लगते हैं ना वो माइनस करना है अपने को, ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट? क्योंकि मेरे पास फिनिश पोजीशन में, अब मुझे खर्चा क्या करना है? बेचने पर जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वही पे करना है, ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है? बी पॉइंट लिखूं, NRV ऑफ WIP। इसमें क्या आएगा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक दी सेल। इससे क्या आएगा अपने पास? NRV ऑफ WIP। यहाँ तक तो कोई डाउट? क्लियर इतना? सी पॉइंट लिखो, NRV ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, लिखिए इतना। NRV ऑफ रॉ मटेरियल हमारा यूजली डिपेंडेंट होता है फिनिश गुड्स के ऊपर, ठीक है? किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारा? अगर फिनिश गुड्स मेरा मार्केट में अपनी कॉस्ट से ज़्यादा भी बिक रहा है, लेट सपोज फिनिश गुड्स जो थी उसकी कॉस्ट बनी 100 रुपये और वो मार्केट में 110 का 120 का बिक रहा है, तो हम कभी भी फिनिश गुड मतलब रॉ मटेरियल को NRV पे रिड्यूस नहीं करेंगे। मतलब लेट सपोज मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है, वो मैं 100 रुपये का लेके आया, आज के टाइम पे उसकी मार्केट में वैल्यू करके कितनी होगी? 90 रुपये हो गई। तो मुझे तो दुख हो गया, मैंने महंगा खरीद लिया, यही तो होगा ना मैक्सिमम। बट मैं उस 100 रुपये को 90 रुपये पे लेके नहीं आऊँगा। क्यों नहीं लेके आऊँगा? क्योंकि मेरा फिनिश गुड्स तो महंगे भी बिक रहा है ना। आज मेरी जेब से उसको खरीदने में रुपये कितने लगे? 100 रुपये लगे, 90 रुपये। मेरी कॉस्टिंग तो 100 रुपये है ना। वाई विल मेक इट टू 90 रुपीज़ कि भाई मैं उसको 90 पे क्यों लेके जाऊँगा?
बट लेट सपोज मेरा फिनिश गुड्स भी मार्केट पे मंदी में बिक रहा है, मतलब मैं उसको घाटे में बेच रहा हूँ। जो सामान मेरे को बन के 500 रुपये में मिला और उसको मैं 450 में बेच रहा हूँ, तो क्या मैं उसको कम पे बेच रहा हूँ मार्केट में? और मेरा रॉ मटेरियल भी 100 का खरीदा था या फिर 50 का खरीदा था, वो आज के टाइम पे 40 का बिक रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्योंकि मेरा फिनिश गुड्स भी मार्केट में कॉस्ट भी नहीं पार कर पा रहा, मतलब कॉस्ट से कम में बिक रहा है, तो मैं अपनी जो रॉ मटेरियल है उसको भी मैं NRV पे लेके आऊँगा। क्लियर इतना? दोबारा समझो यहाँ पर तो इतना किसी को कोई डाउट? अभी लिखेंगे किसको। अगर मेरे पास फिनिश गुड्स मार्केट में एक अच्छे भाव पे बिक रहा है, कॉस्ट से अभाव भी बिक रहा है, तो हम रॉ मटेरियल की NRV पे नहीं जाएंगे, उसको कॉस्ट पे मेजर करेंगे, ठीक है। बट अगर मेरा फिनिश गुड जो था वो मार्केट में कम पे बिक रहा है, मतलब लोअर देन कॉस्ट पे बिक रहा है, तो हम अपनी रॉ मटेरियल की वैल्यू को भी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे मेजर करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करते हैं। इफ FG is sold above cost or at cost, अगर ये मेरा कॉस्ट पे या कॉस्ट से ज़्यादा पे बिक रहा है FG जो है, मेजर रॉ मटेरियल एट कॉस्ट। If FG is sold below cost, अगर FG मेरा बिलो कॉस्ट जा रहा है तो मेजर रॉ मटेरियल एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? किसी भी रॉ मटेरियल को रिप्लेस करने पर अपने को जो देना पड़े, ठीक है। Replacement cost is the amount that an entity would have to pay to replace the raw material at present time। आज के टाइम पे अगर मुझे रॉ मटेरियल को रिप्लेस करना पड़े तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई डाउट? तो ये फुल्ली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपने फिनिश गुड्स के ऊपर। एक एग्जांपल देख लें। एग्जांपल नंबर 3, लेट सपोज फिनिश गुड्स मेरा जो इसकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपये की, NRV आ रही है 110 रुपये की, मतलब अबव कॉस्ट बिक रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो था अपना, उसकी कॉस्ट है अपनी 20 रुपये की, और उसकी NRV बची है हमारी, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह सकते हैं इसको, 18 रुपये। क्या मेरे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है मेरी अभी कॉस्ट जो उससे कम आ रही है, बट क्या मैं इसको कॉस्ट पे मेजर करूंगा या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे? क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है NRV है वो मेरी कॉस्ट से ज़्यादा है। तो कभी भी अगर फिनिश गुड्स के केस में मेरा सामान महंगे पे बिक रहा है, मतलब अबाउट द कॉस्ट बिक रहा है, कॉस्ट पे बिक रहा है, तो अपन रॉ मटेरियल को हमेशा कॉस्ट पे मेजर करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको। सिंस FG is sold
above cost, therefore measure raw material at cost, that is ₹20। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट, कुछ पूछना हो? एफजी की कॉस्ट थी मेरी 100 रुपये की, एनआरबी है 75 की। जो रॉ मटेरियल अपना, उसकी कॉस्ट जो थी वो है 20 रुपये की, और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो है 18 रुपये की, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट से कम है, मतलब एनआरबी मेरी कम आ रही है। किसकी? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की? फिनिश गुड्स की, ठीक है। लिखो इसको, सिंस FG is sold below cost, therefore measure raw material at replacement cost, that is ₹80। यहाँ तक तो कोई डाउट? डन है? रिवाइज कर ले इसको एक बार, पहले नोट डाउन कर दो, लिख लिया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरबी, तीन चीजों की, नंबर 1 फिनिश गुड्स, नंबर 2, नंबर 3। देखो जितना ज़्यादा बोलोगे, तेज बोलोगे, उतनी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। आज मेरा गला बैठा हुआ है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छा कर सकते हो, मेरे से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की एनआरबी कैसे निकालोगे? नंबर 1 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस क्या करोगे? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द सेल्स। कौन से खर्चे होते हैं हमारे? जो ब्रोकरेज कमीशन वगैरह देने होते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा मेरे पास? एनआरबी ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। सेकंड है अपना एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी की एनआरबी कैसे निकालोगे? नंबर 1 एस्टिमेट सेलिंग प्राइस में से माइनस क्या करना है? एस्टिमेट, मतलब वो कॉस्ट जो मुझे इनकर करने पड़ेंगे सेमी फिनिश या डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 3 एस्टिमेट कॉस्ट टू मेक द, मतलब जो कमीशन ब्रोकरेज अपने को पे करना है। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी। थर्ड क्या था अपना? एनआरबी ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या होते हैं? दो सिचुएशन होती है। नंबर 1 या तो मेरा एफजी किससे ज़्यादा होगा? अपनी कॉस्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है, या कॉस्ट पे होगा। नंबर 2 क्या? एफजी मेरी कॉस्ट से कम में बिक रहा है। अगर मेरी एफजी कॉस्ट पे है या कॉस्ट से ज़्यादा पे बिक रहा है, तो मेरे को रॉ मटेरियल को किस पे मेजर करना है? अपने कॉस्ट पे। बट अगर एफजी मेरा कॉस्ट से भी कम पे बिक रहा है, तो रॉ मटेरियल को किस पे मेजर करेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? ऐसे खर्चे, मतलब वो कॉस्ट जो मुझे अपनी रॉ मटेरियल को रिप्लेस करने पर आज की रेट में लगने वाले हैं। मतलब मैं लाया 100 रुपये की, बट आज को उसको रिप्लेस करूँ तो कितने रुपये लगेंगे? 80 रुपये, 90 रुपये, वो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल क्लियर है इतना? इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन कौन से खर्चे थे इसमें? नंबर 1 अब नॉर्मल, क्या नॉर्मल वेस्टेज को ऐड करेंगे? उसको करेंगे। नंबर 2 क्या सारी स्टोरेज कॉस्ट हमारी एक्सक्लूड होगी? कौन सी वाली इंक्लूड होगी? जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, जैसे वाइन पिकल्स के केस था। नंबर 3 ये कौन से खर्चे होते हैं? ऑफिस। नंबर 4 इन चारों कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, फिर इनका क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस में जाएगा, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इससे पहले पढ़ा था हमने अदर कॉस्ट, वो क्या होता है? भूल गए? हाँ, वो खर्चे जो हमें इनकर करने पड़ते हैं टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इन देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मेजरली फॉर एनी स्पेसिफिक कस्टमर और एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब वो खर्चा जो कर दिया, इससे मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। जैसे मैं कोई मशीन लेता हूँ सपोज, तो मशीन के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, मैं उस मशीन से 10 कस्टमर का काम कर दूंगा, आगे लॉन्ग टर्म मिलता रहेगा। बट क्योंकि स्पेसिफिक डिजाइनिंग एक किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए था, तो आज ये खर्चा कर दिया, बाद में मेरे लिए बेकार है, जीरो हो गई वैल्यू, तो उसको भी अपन इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। क्लियर है इतना? क्या इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट को भी हम ऐड करेंगे इन्वेंट्री में? हाँ, नहीं करनी है, ठीक है।
इससे पहले था हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इसके अंदर 3 चीजें थी। नंबर 1 डायरेक्ट कॉस्ट, एग्जांपल पीछे वाले आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नंबर 2 वेरिएबल ओवरहेड्स में कौन से खर्चे हैं। नंबर 3 फिक्स्ड ओवरहेड्स मतलब, यहाँ तक तो कोई डाउट। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज में 3 चीजें थी। नंबर 1 परचेज प्राइस लेस, क्या कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसको माइनस नहीं करते। नंबर 2 ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये कौन से टैक्सेस है जो हमारे रिफंड नहीं होते। एग्जांपल, क्या जीएसटी हमारा नॉन रिफंडेबल का पार्ट बनेगा, नहीं। नंबर 3 जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस, एग्जांपल हैंडलिंग, इंश्योरेंस, फ्रेट एक्सेट्रा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, इन सबको अपन माइनस करके चलेंगे। इससे पहले इसके बिना करो, कॉस्ट जो हमारी इन्वेंटर्स को मेजर किस पे करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। कॉस्ट के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। नंबर 3 अदर कॉस्ट, और मेजरमेंट जो थी हमारी एनआरवी की, एनआरवी का फॉर्मूला क्या था, रियलाइजेबल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जो अपन डेवलपमेंट में पढ़ के चुके हैं। फिर सिग्निफिकेंस में एक पॉइंट था, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अंदर 2 पार्ट है, कौन कौन से, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और सेकंड AS2, ठीक है। शेड्यूल 3 क्या कह रहा था कि हमें अपनी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में इनको स्पेसिफाई रिपोर्ट करना पड़ेगा इनटू रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। और AS2 क्या कह रहा था अपना, कि अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज स्पेसिफाई करनी है, और सेकंड टोटल कैरिंग अमाउंट मेंशन करनी है। बात कर लेते हैं लिक्विडिटी एनालिसिस की। इसके अंदर कौन से फॉर्मूले थे मेनली, 2 थे, वर्किंग कैपिटल रेशियो और करंट रेशियो। फिर बात कर लेते हैं असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। इसमें कौन सी चीज़ें थी कि हमारी अभी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या चल रही है, ये इन्वेंट्री हेल्प करता है अपनी। उसके ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इसमें क्या था फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट का रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज प्लस में माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इफेक्ट अभी पढ़ लिया था अपने। इन्वेंट्री की टाइप कौन कौन सी थी अपनी, मैन्युफैक्चरिंग में 5 इन्वेंट्री कौन कौन सी अपनी, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट एंड रिपेयर्स और पैकिंग मटेरियल। ट्रेडिंग में 2 चीज़ें थी कौन कौन सी, ठीक है। क्या हमारे स्पेयर पार्ट, सर्विस इक्विपमेंट और हमारे स्टैंड बाय इक्विपमेंट ये भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे, ये किसका पार्ट बनेंगे। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की डेफिनेशन की। इन्वेंट्रीज क्या होती है हमारी, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, नंबर 1 हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या अपना फिनिश्ड गुड्स, और ट्रेडर के लिए स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 2 इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में ताकि इसको हम बनाकर बेच सकें, मतलब क्या इसका। थर्ड क्या अपना इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाईज टू बी कंज्यूम, अभी कंज्यूम किया नहीं, कंज्यूम होगा आगे, कहाँ पर, प्रोडक्शन प्रोसेस में। स्टेज बाय स्टेज 3 चीज़ें थी, रॉ मटेरियल, फिर WIP, फिर फिनिश्ड गुड्स, फिर ये बिक जाएगा। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ी, इसमें क्या बताया था मैंने, सबसे पहले हम परचेज करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, देन बेच के डेटर बनाते हैं, डेटर से कैश रियलाइज करते हैं। इस कैश का क्या करते हैं, दोबारा से अपने परचेज में लगा देते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ तक तो कोई डाउट, डन है।